आज हमारी ये ऑसिलेशन की लास्ट क्लास है। तो आज हम लोग सीखेंगे ऑसिलेशन वाले चैप्टर में स्पेशली ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम। ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम। ये हमारा जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो दो तरीके का हो सकता है। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल कंडीशन में भी हो सकता है। जैसे ये हम देख सकते हैं, ये हमारा एक स्प्रिंग मास सिस्टम है दैट इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये सरफेस हमारी क्या है, फ्रिक्शनलेस है और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे स्प्रिंग लिया हुआ है, मान लीजिए उसकी एक नेचुरल लेंथ है एल। तो मान लो ये अपनी नेचुरल लेंथ एल लेंथ पे है और इसका कोई मास नहीं है। हमने इसको कंसीडर किया इसका अपना कोई मास नहीं है, मासलेस है। अगर मास होगा तो ये थोड़ा सा हैंग कर जाएगा नीचे के लिए। तो हमने एक आइडियल स्प्रिंग ले रखा है, इसमें केवल इलास्टिसिटी ही है, अपना खुद का कोई मास नहीं है। इसकी नेचुरल लेंथ एल है, हमने इस पर एक मास यहाँ पे अटैच कर रखा है और ये अभी नॉर्मल कंडीशन में है। ना तो इस पे मास पे टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लग रहा है, ना ही टुवर्ड्स राइट लग रहा है, कहीं फोर्स ही नहीं लग रहा, नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, तो हमने लिखा है कंसीडर अ मासलेस स्प्रिंग लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, और इसका एक एंड हमारा मास से अटैच है, दूसरा हमारा रिजिड सपोर्ट से अटैच है। अगर हम इस जो हमारा मास है इसको हम अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा टुवर्ड्स राइट ले जाएं, अगर हम इसको टुवर्ड्स राइट थोड़ा शिफ्ट कर दें तो इसमें क्या होगा, स्प्रिंग की इसमें एलोंगेशन आ जाएगा। अगर इतना आप x बाहर को खींचोगे तो ये इसमें x का एलोंगेशन आ जाएगा, तो इसमें एक अंदर को फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होगा, आप खींचोगे बाहर को, वो उसे अंदर ले जाने की कोशिश करेगा, तो उससे कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। तो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है आपको पता ही है। रिस्टोरिंग फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। और आप खींच रहे हो बाहर के लिए, डिस्प्लेसमेंट बाहर को हो रहा है और फोर्स हमारा अंदर को होगा, इसलिए यहां पे माइनस का साइन भी आएगा। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब ये डिस्प्लेस्ड होगा तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा जो मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। अगर ऐसा होता है तो जो इसमें जो हमारा ये जो मास आपने खींच रखा है छोड़ेंगे तो ये आपकी मीन पोजीशन को भागेगा, लेकिन मीन पोजीशन की तरफ अंदर को भागेगा, जिससे क्या होगा ये, लेकिन मीन पोजीशन में रुक नहीं पाएगा, ये इनर्शिया की वजह से आगे चला जाएगा। तो फिर स्प्रिंग को कंप्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तो फिर स्प्रिंग में एनर्जी हो जाएगी। कौन सी एनर्जी होगी स्प्रिंग में, जब आपका, हाँ, जब अगर भी स्प्रिंग आपका कंप्रेस होता है या एक्सटेंशन होता है, दोनों ही कंडीशन में एक ही एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो आपका स्प्रिंग की इलास्टिकनेस की वजह से कि आप उसको दबाते हैं तो वो मतलब कि उस पर बाहर को फोर्स लगेगा, एलोंगेशन करते हैं तो अंदर को फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स होता है ये क्या कहलाता है, इलास्टिक, मतलब इलास्टिक फोर्स होता है, और उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एनीवे, तो आपका इतना फोर्स हमारा आ चुका है। तो हमें क्या करना है इस डेरिवेशन में, यहाँ पे क्या डेरिवेशन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ अ मासलेस लोडेड स्प्रिंग। हमारा एक जो एक मासलेस स्प्रिंग है उससे मास हमने अटैच कर रखा है, अगर हम इसको खींचते हैं और छोड़ते हैं तो किस टाइम पीरियड से ये मूव करेगा, क्या टाइम पीरियड होगा, उसका रिलेशन क्या होगा इसके एम्पलीट्यूड के साथ में या मास के साथ में या स्प्रिंग के कांस्टेंट के साथ में क्या रिलेशन होगा। तो टाइम पीरियड निकालना है और टाइम पीरियड का रिवर्स कर देंगे हम लोग तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो हम लोगों ने कहा कि अगर भैया जो इसको एक्सटेंशन करेंगे बाहर के लिए तो अंदर के लिए एक फोर्स लगेगा जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा देंगे के, तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स हमारा एक रिलेशन आ चुका है। सही है, और ये चूंकि किसी भी जो एम मास है हमारा यही हमारा एक्सेलरेशन दे रहा है, तो फोर्स का एक फॉर्मूला और होता है एफ इक्वल्स टू एम ए। तो दो हमारे पास फॉर्मूले बन चुके हैं, दोनों में एलएचएस में एफ है तो दोनों के आरएचएस भी बराबर होंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने किया इक्वेट, इक्वल कर दिया एक दूसरे के। तो हमने जो हमारा इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, तो हमारा हो चुका है ये एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। और हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की एक इक्वेशन होती है, एक्सेलरेशन इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ये टर्म होती है, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो एम एक्सेलरेशन की जगह हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। सही है, और इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो एम से नीचे डिवाइड कर देंगे तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर
इक्वल्स टू माइनस के डिवाइड बाई एम एक्स। और हमें पता है कि चूंकि अगर ये हमारे जो ऑसिलेशन है एस एच एम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या, जो एक्सेलेरेशन होगा वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। ये एक्सेलेरेशन अभी भी है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमारा एस एच एम को शो कर रहा है। तो इसको स्टैंडर्ड एस एच एम की इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन है विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से, जो कि इक्वेशन होती है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर इनको दोनों कंपेयर करेंगे तो ये टर्म ओमेगा स्क्वायर हमारा हो गई, हाँ मैंने माइनस तो पहले ही है, तो ओमेगा स्क्वायर के बाई एम हो चुकी है, सही है। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया के बाई एम, तो ओमेगा हो गया हमारा रूट के बाई एम। और हमें पता है टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या होती है, टी इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा। तो 2 पाई और ओमेगा का रिवर्स, जो ये वैल्यू उसको रिवर्स कर देंगे, अंडर एम बाई के। तो हमारी अगर देखें तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ चुकी है टाइम पीरियड की, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। और इस जो हमारा ऑसिलेशन हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इसका रिवर्स। तो करने की जरूरत नहीं, एफ इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाई टी होगा, जो कि होगी 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड पता होगा, फ्रिक्वेंसी तो अपने आप आ जाएगी हमारी। हाँ, तो जो हमारा जो स्प्रिंग था, स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड है वो ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट है। कई बार पेपर में पूछते हैं, जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटिंग सिस्टम है हमारा, जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसका टाइम पीरियड क्या ग्रेविटी के डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ग्रेविटी भी फर्क पड़ेगा उनके, नहीं, ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि यहाँ पे मास है, वेट नहीं है, जी नहीं है, आई मीन टू जी नहीं है, तो वेट हो जाता। तो हमारा टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी दोनों ही उसके इंडिपेंडेंट हैं। केवल किस पे डिपेंड करेंगे, जो हमारा स्प्रिंग का स्टिफनेस कितना। अगर स्टिफनेस ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा, तो छोटा छोटा ऑसिलेशन होगा टाइट स्प्रिंग में। अगर हमारा स्टिफनेस कम है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो बड़ा बड़ा मतलब इस तरीके से हमारा ऑसिलेशन होगा, बड़ा होगा। कि टाइम पीरियड ज़्यादा लगने का मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में। टाइम पीरियड ज़्यादा आने का मतलब क्या है, टाइम पीरियड कम होने का मतलब ये एक से, जैसे ये कंप्लीट हो गया, अब ज़्यादा टाइम पीरियड में क्या होगा, ज़्यादा देर में कंप्लीट होगा, तो बड़ा कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड भी बड़ा होगा फिर, क्यों, है ना। टाइम पीरियड अगर वही वाली बात है, अब आप वहाँ से यहाँ से 1 सेकंड में आ सकते हैं, अगर आप बहुत दूर हो जाएं, ऑर्बिट प्लाजा हो जाए, तो वहाँ से 1 सेकंड में नहीं आ पाओगे ना, है ना। तो टाइम बढ़ने का मतलब एम्पलीट्यूड भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा, है ना, उसके साथ ही। तो ये बहुत नॉर्मल सा था हमारा। हाँ, फिर तो वो देखना पड़ेगा। हाँ, तो दूर से फिर वेलोसिटी ज़्यादा डिस्टेंस से आएगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। खैर, तो हमारा ये सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है। बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने किया है। फोर्स की 2 इक्वेशन निकलेंगी, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल्स टू एम ए, दोनों बराबर रख देंगे। एक रख देंगे जो हमारा ए क्या होता है, जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डबल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम में किया है। अगर यही मास स्प्रिंग मास सिस्टम वर्टिकल सिस्टम में होता तो क्या टाइम पीरियड इतना ही आएगा, क्या उसका डेरिवेशन कैसे करना है, उसका टाइम पीरियड भी चेक करना है, फ्रीक्वेंसी भी चेक करनी है, आएगा कैसे। जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन हमारे पास, तो इस एक हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम फिर से है, फिर से मास है, फिर से एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास नहीं है उसमें स्प्रिंग में, केवल मास आपका जो नॉर्मल सा छोटा सा मास है, पॉइंट मास है, वही मास है। तो इसके केस में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो क्वेश्चन हमारे पास है इस फॉर्म में आएगा हमारे पास, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ अ मासलेस लोडेड स्प्रिंग, डज इट डिपेंड ऑन द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या अच्छी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। तो ये हमें एक्सप्रेशन करना है, ये हमारा हो गया है, आर्ट हो गया, मैनुअल हो गया, ठीक है। तो इसे डेरिवेशन को हमें कंप्लीट करना है, सही है। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास रिलैक्स्ड एक हमारा स्प्रिंग है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास है ही नहीं,
मत लिख देना, मास है। और उसकी एक लेंथ, नेचुरल लेंथ मान लो हमारी क्या है, एल नेचुरल लेंथ है, ठीक है। अब हमने जैसे इसमें मास लगाया, ये थोड़ा सा खिंच गया और यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, रुक गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रुक गया। अब हमने इस जब रुक चुका है, ये मीन पोजीशन आ चुकी है, अब हमने इस समय जो ये था, हमने इसको नीचे खींचा और छोड़ दिया, तो ये टू एंड फ्रो मोशन हमारा होगा, मीन पोजीशन के क्रॉस टू एंड फ्रो मोशन होगा। तो अब हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल एक रिलैक्स्ड स्प्रिंग था, मास लगाया नहीं था, यहाँ मास लगा दिया, तो नीचे को कितना फोर्स लग रहा होगा, एम इंटू जी, एम मास है, ग्रेविटी में रखा हुआ, तो एम जी नीचे को फोर्स लग रहा होगा। तो और स्प्रिंग हमारा कितना खिंचा है, मालूम, मैंने कहा डी लेंथ खिंचा है, तो पीछे को फोर्स लग रहा होगा, फोर्स होता है के एक्स, लेकिन यहाँ पे कितना लगेगा, के इंटू डी, डी खिंचा है ना तो डी लगेगा, एक्स खिंचा होता तो एक्स लगता, तो पीछे को लग रहा है के डी और नीचे को लग रहा है एम जी, और ये रुका हुआ है। अब ये मत कह देना के डी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, हमने खींच लिया, अब ये रुका हुआ है। रिस्टोरिंग फोर्स तो हमेशा अंदर को ले जाने की कोशिश करता है, ये फोर्स है केवल, फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स में केवल इतना ही डिफरेंस है, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, फोर्स हो सकता है कि किसी बैलेंस बॉडी है तो उसमें दो फोर्स लगे हुए हैं तो फोर्स है, वो फोर्स है, लेकिन इसमें डी एक्सटेंशन हो चुका है तो पीछे को के इंटू डी फोर्स लग रहा होगा, लेकिन ये मास इस समय रुका हुआ है। तो सेकंड इक्वेशन जो सेकंड पोजीशन है, मान लो ये हमारी सिचुएशन फर्स्ट है, ये सेकंड है और थर्ड है, तो हमारी जो सेकंड सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन वो क्या कह रही है, सेकंड सिचुएशन कह रही है कि नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, जो mg होगा वो kd के बराबर होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। अब ये थर्ड वाले में देखो, तो ये तो बैलेंस कंडीशन, अब मैं इसको थोड़ा और खींचा और फिर छोड़ा तो ये ऑसिलेशन करेगा, जैसे छोड़ेंगे, लेकिन जब मैं इसको और खींच लूंगा, ये यहां तक तो पहले से ओरिजिनल से डी डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैंने एक्स खींचा, तो ओवरऑल ये मीन सबसे मेन जो जगह थी, स्प्रिंग ओवरऑल कितना खींच चुका है, स्प्रिंग ओवरऑल डी प्लस एक्स खींच चुका है, तो इसे पीछे को फोर्स कितना लग रहा होगा इस समय, हाँ, तो के डी प्लस एक्स लग रहा होगा, और नीचे को फोर्स कितना लग रहा होगा मास पे, एम जी, ये तो मास अगर ग्रेविटी में रखा हो तो इतना ही फोर्स लगेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लग ही नहीं सकता। देखो जब नहीं खींचा हुआ था तो हमने मास लटकाया तो इतना खिंच गया, फिर हमने और खींचा, एक्स थोड़ा डिस्प्लेस किया तो ओवरऑल डी प्लस एक्स खिंच चुका है। अब अपनी नेचुरल लेंथ से ये डी प्लस एक्स खिसक चुका है, तो पीछे को के इंटू एक्सटेंशन, तो के इंटू डी प्लस एक्स फोर्स लगेगा और एम जी नीचे लगेगा। अब इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा पीछे लगता है, जो कि नेगेटिव बोलते हैं, तो नेगेटिव कब आएगा, इसमें से घटाएंगे, तो अगर ऊपर में से नीचे घटा देंगे तो ऊपर वाला फोर्स वैसे ही बढ़ जाएगा। ये तो आप चेक करके भी देख सकते हैं कि कौन से में से घटाना है, आप किसी में से किसी घटा दें, लेकिन आपका रिस्टोरिंग फोर्स माइनस में आना चाहिए, तभी वो रिस्टोरिंग कहलाएगा, अदरवाइज रिस्टोरिंग नहीं कहलाएगा। चूंकि ठीक है, चूंकि हम डिस्प्लेसमेंट इधर को कर रहे हैं तो हम इससे बड़ा मानेंगे, तो यहाँ पे हमारा रिस्टोरिंग फोर्स अगर हम बोलें तो कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, अभी रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, तो हमने कहा भैया रिस्टोरिंग फोर्स mg फोर्स लग रहा है इधर और पीछे लग रहा है माइनस के डी प्लस एक्स, तो ठीक है, और mg हमारा यहां से देखिए mg किसके बराबर होता है, के डी, ये वैल्यू पुट कर देंगे, के डी माइनस, इसको खोल दीजिए, माइनस के डी माइनस के एक्स, ये कट गया, माइनस के एक्स आ गया, माइनस के एक्स, अगर आप इसमें से घटाते तो प्लस के एक्स आता, तो हमें थोड़ा सा अगर आपका अपोजिट आ जाए तो उसका उल्टा कर देना कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा माइनस होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स ऊपर होना चाहिए, तो ठीक है, इस तरीके से तो ये माइनस में आना चाहिए, तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स फिर से इतना आ चुका है, सही है, सेम फिर से आ जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स फिर से सेम है, तो हमारी फिर से इक्वेशन सेम होगी। खैर ये वाली बात यहाँ हो गई, फिर पूरा डेरिवेशन फिर से रिवाइज कर देंगे हम इसे, लेकिन चूंकि पेपर में आ गया तो कहना है ही, तो कर देते हैं जल्दी से। तो ये फिर से हमारे पास इक्वेशन हो गई, और हमारी इक्वेशन होती है बराबर एम ए, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर रख देंगे, तो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया, ठीक है, तो एम से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो ए बराबर माइनस के बाई एम एक्स हो गया, ऐसे कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे जो होती है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसे ही कर दो, चाहे तो उस टर्म में भी कर दो, तो ओमेगा हमारा हो चुका है रूट के बाई एम, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो दैट इज 2 पाई, और जो ए वैल्यू आ चुकी है इसका रिवर्स में ओमेगा अंडर रूट एम बाई के, और फ्रीक्वेंसी हमारी हो चुकी है इसका रिवर्स 1/2 पाई
अंडर रूट के बाई एम, सारे वही, ठीक है। ये हमारे पास फिर से फार्मूले आ चुके हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा पेंडुलम वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, दोनों केस में एम मास है, के स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। अगर हमारा मास ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, और अगर हमारा के हमारा ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड हमारा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने पे नहीं, ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। चलिए ये हमारा, ये हमने दोनों तरीके से कर लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंडीशन में। इसके बाद हम लोग करेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम देखो, पहले थे हमारे क्या था, स्प्रिंग मास सिस्टम, वहां पे मास भी था और स्प्रिंग भी था। इस बार हमारे पास मास तो है लेकिन स्प्रिंग नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग है, तो इसको कहते हैं पेंडुलम, इसको कहते हैं पेंडुलम। दैट वाज द स्प्रिंग मास सिस्टम एंड दिस इज अ मास स्ट्रिंग सिस्टम, स्ट्रिंग कह सकते हैं, स्प्रिंग और मास, यहाँ स्ट्रिंग और मास। तो अगर किसी रस्सी में एक हमने कोई वजन लटका दिया, उसको ऐसे खींचा, छोड़ दिया, तो ट्यूं 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 वो क्या करेगा, मीन पोजीशन क्रॉस टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है। तो उससे वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो इसका भी हमें डेरिवेशन करना है, तो पेपर में कैसे आएगा डेरिवेशन, मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखाता हूं जिससे आपको आसान रहे। हमारा क्वेश्चन रहेगा, शो दैट द स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक। जो हमारा ये जो पेंडुलम का सिस्टम है, अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो जो ऑसिलेशन आएंगे वो हमारे क्या होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऑसिलेशन होंगे। प्रूव करना है, ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। फिर बाद में इसी समय इसका क्या करना है, एक एक्सप्रेशन निकालना है, इसका टाइम पीरियड का, फिर से टाइम पीरियड का निकालना है, फ्रीक्वेंसी का भी बता सकते हैं, और बाद में बताना है कि जो टाइम पीरियड है क्या वो उसके मास पे डिपेंड करेगा। हाँ, उनके मास पे तो करता है नॉर्मली, तो चेक करेंगे मास पे करेगा, हाँ मास ऑफ द बॉब पे करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें ये चेक करके बताना होगा। चलिए हमने मान लीजिए जैसे हमारे पास ये एक पेंडुलम था, ठीक है, ये हमारा एक पेंडुलम था, हमने इसको मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, इधर को लेके चले गए, ठीक है। हाँ नहीं, एल तो फिक्स रहेगा, जो इसकी लेंथ होगी, जो स्ट्रिंग की हमारी जो नेचुरल लेंथ होगी फिक्स रहेगी। एक्चुअली यहाँ पे हम एक कंसीडर करेंगे, जो बॉब है वो हमारा साइज में छोटा है, स्मॉल पॉइंट मास के बराबर है, और स्ट्रिंग कैसी है, आइडियल स्ट्रिंग है। अगर आप बॉब लटकाएंगे तो उसमें एक्सटेंशन नहीं होगा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और कोई ट्विस्ट वगैरह भी नहीं है कि रोटेट करे वो। तो आपका एक ऐसी स्ट्रिंग है, अगर उसमें मास आपने हैंग किया तो उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। और मास छोटा क्यों है, क्योंकि जब मास टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, एयर में वो मूव करता है तो उसमें बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगता है, तो जितना साइज छोटा होगा उतना ही बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कम होता है। तो हमें अगर आइडियल जो हमारा पेंडुलम होता है उसको अगर आपने खींचा और छोड़ा तो वो पूरी जिंदगी ऑसिलेशन करना चाहिए, रूल ये कहता है पूरी जिंदगी टक 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 करता रहेगा, ठीक है। और अगर आपने, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है, अगर बॉब हमारा इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, तो एयर क्या करेगी, उसका अपोज करेगी, तो वो धीरे कर रुक जाएगा। तो पहले स्टार्टिंग में तो बड़े बड़े ऑसिलेशन होंगे, फिर धीरे 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 थोड़े छोटे कर रुक जाएंगे, ठीक है, ऐसे रुक जाएंगे। तो हम लोगों ने लेकिन कौन सा कंडीशन ले रखा है, आइडियल कंडीशन ले रखी है। तो बॉब हमारा छोटा है, स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल है, बहुत मतलब इलास्टिक है, खींचोगे तो ज्यादा खिंचाव नहीं होगा, मास लटकाने पे भी लेंथ चेंज नहीं हो रही है। खैर हमने इसको साइड से लेके चले गए तो भी इसकी लेंथ ये तो एल ही रहेगी अभी भी, है ना। तो मास हमारा यहाँ पे आ चुका है। जब यहाँ पे था तो कितना फोर्स लग रहा था, एम मास ग्रेविटी में रखा हुआ था, तो उस पर एम इंटू जी फोर्स लग रहा था। जब हमने इसको तो शिफ्ट कर दिया तो अभी भी एम इंटू जी ही लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये वर्टिकल है। अगर मैंने कहा मैंने इसको थीटा डिग्री शिफ्ट किया है तो आप देख सकते हैं ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, है ना। ये ऐसा क्यों हुआ, दिस इज अ वर्टिकल एंड दिस इज अ वर्टिकल, दो वर्टिकल लाइन को कट करने वाली लाइन, दिस एंड दिस, दीज एंगल आर इक्वल। ये हमारे एंगल कैसे होंगे, ये हमारे इक्वल एंगल होंगे, ठीक है। अब हमने जो हमारा मास है, इस जो एम इंटू जी है, इसका हम क्या कर लेंगे, रेजोल्यूशन कर लेंगे। तो इधर को क्या आने वाला है बताइए, हाँ एम जी कॉस थीटा, थीटा डायरेक्शन कॉस आएगा, इधर को क्या आएगा साइन थीटा। तो एम जी तो ये जो एम जी साइन थीटा यही हमारा क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हो उधर को और रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है अंदर को, तो ये एसएचएम हो सकता है लेकिन चेक करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे हमारा रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या है, रिस्टोरिंग
फोर्स हमारा है इक्वल टू, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट आपने इधर किया है, फोर्स अंदर लग रहा है तो माइनस में होगा माइनस एम जी साइन थीटा, सही है। अब साइन थीटा का एक एक्सपेंशन होता है, उसको यहाँ पुट कर देंगे और सीधे सीधे आंसर आ जाएंगे। 1 मिनट का, हाँ 1 मिनट का ही गेम है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारा इतना है, और साइन थीटा का एक्सपेंशन हमारा क्या कहलाता है, साइन थीटा होता है हमारा साइन एक्स का, अगर एक्सपेंशन पहले साइन एक्स के रूप में आपको शायद याद हो तो साइन एक्स के रूप में बता देते हैं। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है थीटा माइनस थीटा की पावर क्यू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डेड 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 डेड, ये हमारा एक्सपेंशन होता है थीटा। अरे एक मिनट, ये यहाँ पे थीटा लेंगे तो थीटा का, चलो मान लीजिए साइन थीटा का एक्सपेंशन हमारा हुआ थीटा की पावर 1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा की पावर क्यू फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 फैक्टोरियल 5। तो ऊपर देखेंगे, ऊपर ऑड पावर है, उन्हीं पावर का उन्हीं वैल्यूज का फैक्टोरियल है, और अल्टरनेट प्लस माइनस है, अल्टरनेट प्लस माइनस हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंशन आ चुका है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारा हो जाएगा माइनस एम जी थीटा माइनस थीटा रेज पावर 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है 6। फैक्टोरियल 3 देखो, जिसको नहीं आता बता देता हूँ, फैक्टोरियल 3 क्या 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब देखिए दीवा क्या होगा, 5 से लेके 1 तक के मल्टीप्लाई, 5 इज टू 4 इज टू 3 इज टू 2 इज टू 1, है ना। इस तरीके से अगर फैक्टोरियल 6 बोलोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से लेके पीछे तक के जितनी वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो सही है। तो 3 को लिख सकते, फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 प्लस थीटा की पावर 5 को लिख सकते हैं दैट इज 120 माइनस जो भी वैल्यू जैसे आएंगी। तो अगर हमारा इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, अगर हमारा थीटा स्मॉल है, स्मॉल का मतलब क्या है कि जो पेंडुलम है हमने इसको थोड़ा सा डिग्री पे मूव किया, जैसे ये पेंडुलम है हमने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया छोड़ दिया, तो इस तरीके से पेंडुलम इस तरीके से ऑसिलेशन हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। ऐसा थीटा लार्ज कब होता है, जब हम इसको ऐसे ले जाते और फिर छोड़ते, ठीक है, तो ये हमारे लार्ज ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो अगर हमारा थीटा स्मॉल है, हमने थोड़ा एंगल लेके गए हैं, तो बैकवर्ड जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है, अगर हमारा थीटा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल है तो अगर हम उसका क्यूब करेंगे या रेज पावर 5 करेंगे तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएंगी। अगर हमारी वैल्यू बड़ी होती है, मोर देन 1 है, 2 3 4 5 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो बढ़ेगी। अगर कोई चीज वैल्यू हमारी लेस देन 1 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो वो कम होगी, तो क्यूब करेंगे उसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। थीटा की पावर 5 की है, थीटा बहुत छोटा लेस देन 1 है, 0.001 समथिंग है, उसका 5 टाइम्स किया तो 120 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, इग्नोर, ये सारी वैल्यू हमें इग्नोर करनी पड़ेंगी, सब अप्रोक्सीमेट जीरो लेने पड़ेंगे। तो रिस्टोरिंग जो फोर्स हमारा हो जाएगा माइनस एम जी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे, यहाँ पे जो थीटा को हमें, ये थीटा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम जबकि डिस्प्लेसमेंट की टर्म में बोलते हैं तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि थीटा कैसे लेंगे। तो देखो ये हमारा थीटा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स है और ये हमारा लेंथ है। तो एक फॉर्मूला होता है एंगल, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। एंगल हमारा थीटा है, आर्क हमारी जो एक्स है, रेडियस हमारी जो ये एल लेंथ का है तो एल है, तो एक्स कह सकते हो थीटा इंटू एल। ये वैल्यू पुट कर नहीं, हाँ उसे करने की जरूरत ही नहीं थी इनका, हाँ थीटा हो गया हमारा एक्स बाई एल, यही वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे माइनस एम जी और थीटा लिखा एक्स बाई एल, एक्स बाई एल इधर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी टर्म देख सकते हो, फोर्स हमारा ये इसके प्रोपोर्शनल हो चुका है, या फोर्स हम कह सकते हैं मास इंटू एक्सलेशन होता है, तो माइनस एम जी बाई एल इंटू एक्स। हमने यहाँ से ये हमारे एम से एम कट गया, तो आप देख सकते हैं एक्सलेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। तो आप देख सकते हैं एक्सलेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर हल्का सा खिसका देते हैं,
तो हमारा ये आ चुका है, इसको कंपेयर करेंगे ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा हमारा आ चुका है जी वाई एल का रूट हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर दिस, तो ओमेगा बराबर दिस, तो टाइम पीरियड हो गया टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, मतलब टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा का मतलब इसका फ्लिप अंडर रूट एल ओवर जी। तो हम देख सकते हैं हमारा भाई ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया दिस, ये हमारा टी के टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है टाइम पीरियड का। अब उसने पूछा था कि क्या ये हमारा उस पर डिपेंड करेगा, मतलब मास पे, उन पे मास के इंडिपेंडेंट, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ये केवल लेंथ पे डिपेंड करेगा और ग्रेविटी डिपेंड करेगा, है ना। अगर आपकी एक स्ट्रिंग है 1 मीटर की, उसमें चाहे 1 kg का मास लगाएं चाहे 2 kg का मास लगाएं, रूल के हिसाब से उसका टाइम पीरियड सेम आना चाहिए, ठीक है, अगर वो पॉइंट मास है तो ये हमारा टाइम पीरियड आ चुका है। इसका रिवर्स करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जैसे आपने एक पेंडुलम ले लिया, मान लीजिए इसको आपने खींचा और छोड़ दिया अपनी जगह, सही है, तो ये अगर टू एंड फ्रो मोशन करता रहे और इसका एम्पलीट्यूड अगर कम नहीं हो, अगर इसका एम्पलीट्यूड कम नहीं हो तो ये क्या कहलाता, फ्री ऑसिलेशन, और ये अपने आप को, मतलब इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसको एक सेंस और देखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमने मान लो एक बनाया पेंडुलम, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको किनारे पे खींचा, अब छोड़ दिया, सही है, तो हमारा ऑसिलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम पोजीशन से, तो हमारा यानी कि हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हुआ, फिर कम हुआ, फिर नेगेटिव में, फिर इस तरीके से, तो ये हमारा इसमें कौन सा फंक्शन होता है, कॉज ओमेगा टी का फंक्शन होता है। अगर हमारा ऑसिलेशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो हमारा कॉज का फंक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग इसको खींचते हैं और छोड़ देते हैं, तो कौन सी हमने फॉर्म में एनर्जी की दी है, काइनेटिक एनर्जी, इसको नहीं, हम लोगों ने इसको हाइट पे लेके गए थे ऊपर, तो हमने कौन सी एनर्जी दी, पोटेंशियल एनर्जी इम्पार्टेड, हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। कैसे, हमने इसको पेंडुलम को खींचा, छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, ऊपर ले गए धक्का दे दिए, ठीक, गिरा छोड़ दिया, तो वो जो आप ऊंचाई पे ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, छोड़ेंगे तो अपने आप वो नीचे को आएगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो अगर हमारा जो है ऑसिलेशन है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होगा तो कॉज का फंक्शन होगा। अगर हमारा मान लीजिए हमारा ऑसिलेशन मिड पॉइंट से स्टार्ट हो, अब ये कहाँ से एनर्जी को कैसे दें, यहाँ तो हम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी देते थे, यहाँ कैसे करेंगे, तो इसको क्या होगा, इसको टक ऐसे मार दीजिए, है ना, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड, काइनेटिक एनर्जी, हमने काइनेटिक एनर्जी दे दी है, सही है, काइनेटिक एनर्जी से मोशन से इसको स्ट्राइक कर दिया तो ये अपने आप भाग खड़ा हुआ। तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से। तो ये हमारा मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो साइन का फंक्शन होगा मिड पोजीशन से, ठीक है, तो ये हमारा साइन ओमेगा टी का ग्राफ हमारा बनेगा यहाँ पे जैसा भी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है, अगर ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं ये मेंटेन रहे, इनके एम्पलीट्यूड कितने जितने हैं वो एम्पलीट्यूड मेंटेन रहे, अगर मेंटेन रहते हैं तो इसे कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। अगर एम्पलीट्यूड घटते चले हैं, पहले तो बड़े बड़े एम्पलीट्यूड हो रहे हैं, फिर धीरे 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 करके छोटे हो गए, रुक गया, तो इसे कहेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन में हमारे क्या होते हैं, फ्री ऑसिलेशन के बारे में लिखा हुआ, डेफिनेशन लिखा हुआ है, इफ अ बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेशन is slightly displaced from its mean position of equilibrium to the left to itself, it start oscillating with a frequency of its own. Such oscillation are called free oscillation. The frequency with which a body oscillates freely is called natural frequency, और frequency इतनी कहलाती है क्योंकि हमें टाइम पीरियड पता है, सेम वैल्यूज है, वही है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमारा ऑसिलेशन की जो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है तो फ्री ऑसिलेशन होता है। जैसे ये, इसको देखिए यहाँ से, तो ये हमारा क्या है, ये फ्री ऑसिलेशन है। ये तब ही हो सकता है जब हमारा जिस मीडियम में हमारा पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है वो पार्टिकल उस मीडियम में डेसिपेटिंग फोर्स नहीं होनी चाहिए। डेसिपेटिंग फोर्स जो एनर्जी को लॉस करते हैं, जैसे आप इधर से गए तो एयर हवा स्ट्राइक कर रही है, आप इधर गए तब भी आपका एयर हर बार दोनों बार आपको मिल रही है, तो एयर आपको चलने से रोक रही है। तो किसी मीडियम में अगर कोई पार्टिकल मूव करता है
तो उसमें बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगता है। ठीक है, तो किसी भी मीडियम में अगर डेसिपेटिंग फोर्स नहीं होते तो एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर डेसिपेटिंग फोर्स होते हैं तो आपका एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम करके छोटा होकर जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें डेसिपेटिंग फोर्स नहीं होंगे और इसमें डेसिपेटिंग फोर्स होंगे, तो इसे कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। इस ये कंडीशन कौन सी है, ये हमारे फ्री ऑसिलेशन है, फ्री ऑसिलेशंस। और ये हमारे क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड। डैम्पिंग का मतलब तो कोई चीज अगर मूव कर रही है, जैसे आप हैंड को भी एसेस करोगे ना, तो आपके हैंड के भी मोशन का अपोज होगा। कोई भी चीज मूव करती है तो उसका मोशन का अपोज होता है, ये महसूस हो ना हो अलग बात है, लेकिन अगर आप छाते को लेकर ऐसे करना कभी तो आपको महसूस होगा। ठीक है, होता है अपोज आपका, तो आपके मोशन का अगर अपोज हो रहा है तो उसे डैम्पिंग कहते हैं। तो ये आपकी उसमें एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है तो एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। तो दो ऑसिलेशन हमारे, ये एक फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन से अगर हमें फिर से यही ऑसिलेशन लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा जिस रेट से एनर्जी लॉस हो रही है उसी रेट से यहां पे एनर्जी इनपुट कर दो। तो ठीक है, तो हमारे दूसरे वाले टाइप के ऑसिलेशन बन जाएंगे, उसे कहते हैं मेंटेन्ड ऑसिलेशन। मेंटेन्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, जो हमारे डैम्प्ड ऑसिलेशन में होते हैं उनमें कुछ एनर्जी हम इनपुट कर देते हैं। तो जिस रेट से एनर्जी हमारी लॉस हो रही है उसी रेट से एनर्जी अगर इनपुट करेंगे तो हमारे डैम्प्ड ऑसिलेशन हमारे फ्री ऑसिलेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसे कहेंगे मेंटेन्ड ऑसिलेशन, है ना। जैसे वही वाली बात है, जैसे एग्जांपल है कि देखिए ये हमारे पास एक टब है, इसमें हमने यहाँ पे एक वाटर का इनलेट बना रखा है, इसमें पानी भरा हुआ है, सही है, और इसमें पानी हमारा निकल रहा है कितना, मान लीजिए 2 kg/s से पानी निकल रहा है। तो हमें इसका लेवल मान लो मेंटेन करना है, तो हमें कितने रेट से पानी डालना चाहिए, 2 kg/s से हम पानी डालेंगे तो ये मेंटेन रहेगा, क्योंकि उसी रेट से पानी निकल रहा है और उसी रेट से पानी एंट्री हो रही है। तो इधर से 2 kg/s निकल रहा है, यहाँ से 2 kg/s आ रहा है, तो ये लेवल मेंटेन रहेगा। अगर इसको हटा देंगे तो एक इसका लेवल गिरता चला जाएगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड जिस रेट से कम हो रहा होता है उसी रेट से यहाँ पे एनर्जी दे देते हैं। ऐसे मान लो आपने एक स्प्रिंग मास सिस्टम, आपने स्प्रिंग ऊपर मतलब ये आपका रिजिड सपोर्ट और मास लगाया, आपने ऐसे ऐसे करा, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है, और इसकी एनर्जी लॉस हो रही है हवा में मूव करने की वजह से। तो आप क्या करो, जो ऊपर रिजिड सपोर्ट है वो झटका देने लगे, तो नॉर्मल तरीके से वो ना करे, वो भी अपना हल्का सा ये डाउन हो रहा है वो उसे मेंटेन कर दे, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा अपना कुछ अपने रेट से करते रहे, तो ये हमारे ऑसिलेशन मेंटेन हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल एनर्जी हमें इनपुट करनी पड़ती है सिस्टम में। तो फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसके बाद में अगर हम एनर्जी इनपुट करेंगे तो बनेंगे हमारे मेंटेन्ड ऑसिलेशन। तो मेंटेन्ड ऑसिलेशन हमारे क्या होते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन को फ्री ऑसिलेशन को में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये ऑसिलेशन में इतनी एनर्जी इनपुट करते हैं, ये फिर से इसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेंटेन्ड ऑसिलेशन में भी यही केस बनेगा दोबारा से, लेकिन ये एनर्जी देने पे ऐसा मेंटेन हुआ है, अपने आप फ्री में मेंटेन नहीं हुआ है। तो मेंटेन ऑसिलेशन होते तो ऐसे, लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन प्लस सम एनर्जी बराबर मेंटेन्ड ऑसिलेशन। ठीक है, एनर्जी इन, आप नोट करते रहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, सही है, क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v के बारे में हमें पता नहीं तो हम क्या करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट पता क्या होता है बताइए, a cos ओमेगा टी। तो इसको वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन थी dx/dt। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो बाहर है, cos ओमेगा टी की वैल्यू होगी माइनस साइन ओमेगा टी। अब हमने पूरे को देखा था, अब ओमेगा टी को देखेंगे तो एक ओमेगा और आ जाएगा, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा। ठीक है, तो हम पहले भी देख चुके हैं, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गई हमारी v की वैल्यू। आगे कहने की जरूरत ही नहीं कि हमें v ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हमें v की ही रिक्वायरमेंट है काइनेटिक एनर्जी में। नहीं तो हम एक बार और डिफरेंशिएट टू हाफ एम वी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो एम ओमेगा के बराबर क्या हुआ, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, सही है। तो ये एम ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, ये एम है, ये ओमेगा स्क्वायर, इसको के लिख देंगे, तो बना हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या कहलाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हाफ के ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या बनेगा देखिए, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई, हाफ के ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को पी से मान लो बोल सकते हैं। तो ये एनर्जी जैसे कभी भी स्प्रिंग पे क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है। क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। एफ इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, इस वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स हमारा रिस्टोरिंग है और फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है। दैट इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, या फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स कांस्टेंट है फिक्स, बताओ वेरिएबल है, ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। देखो एक बात बताओ, जैसे मान लो इमेजिन करो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इस पे ये मास लगा रखा है, बताओ इस पर इधर को कितना फोर्स लग रहा है, अंदर को जीरो, कि हमने खींचा ही नहीं है। अगर मैंने उसको एक्स खींचा तो पीछे लगेगा के एक्स, अगर मैंने उसको मतलब x1 खींचा तो के x1, मैंने इसको इतना खींचा x2 तो फोर्स लगेगा के x2। तो जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा फोर्स लग रहा है। चेक करिए, x1 कर रहे हैं तो x1 फोर्स लग रहा है के x1, x2 कर रहे हैं तो के x2, अगर x2 बढ़ा है तो के x2 भी बढ़ा है। यानी ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स में वर्कडन होता है W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वेरिएबल फोर्स में होता है फोर्स बराबर F dx। ये फॉर्मूला होता है वेरिएबल फोर्स में। फोर्स अगर वेरिएबल होता है तो हमारा ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन की टर्म में, इससे ये फॉर्मूला आ जाएगा। चेक करते हैं, मैंने कहा वेरिएबल है तो ऐसा है, अब वेरिएबल यानी कांस्टेंट मान लो, फोर्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रुकेगा नहीं, तो एफ इंटीग्रेशन dx और सारे dx, तो एफ और सारे dx मिलकर एक्स बन जाएगा, तो फिर वही फॉर्मूला बन गया, है ना। कुल मिला के ये तब लगता है वर्कडन का फॉर्मूला व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, व्हेन फोर्स इज, अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो हमारा वर्कडन का फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला तब लगता है व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स हमारा वेरिएबल है। ठीक है, जो डिस्टेंस डिपेंड करेगा। बात समझ आ गई। जैसे मैं किसी चीज में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो फिक्स है 5 न्यूटन, ना तो 6 हो रहा है ना 4 हो रहा है ना। 5 न्यूटन है फिक्स, लेकिन वेरिएबल फोर्स चेंज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा ये मास हमारा m1 है, ये मास हमारा m2 है, इनके सेंटर बीच में r डिस्टेंस है, इनमें आपस में मान लो ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे की तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे F इक्वल्स टू आता है G m1 m2 बाई r स्क्वायर। जैसे जैसे मास पास आएंगे r की वैल्यू कम होगी, फोर्स हमारा बढ़ता रहेगा। यानी अगर एक प्लेनेट बहुत दूर है और मैं इससे दूर हूं तो फोर्स कम लग रहा है, जैसे पास आएंगे तो तेजी से ही फोर्स लगेगा, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स कांस्टेंट है। इट इज नॉट अ 5 न्यूटन, डिस्टेंस बदलती रहेगी, वैल्यू बदलती रहेगी, तो इट इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स। तो अगर कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है तो वर्कडन का फॉर्मूला ये होता है, कांस्टेंट फोर्स होता है तो ये फॉर्मूला होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये चैप्टर नंबर हमारा वर्क एनर्जी पावर यानी चैप्टर नंबर 4 से लिए गई ये सारी चीजें, वहां पे हमने पढ़ाई है स्टूडेंट्स के लिए। खैर, तो पॉइंट ये है, तो ये तो कहानी समझानी पड़ गई। तो पॉइंट ये है हमारे पास, ये फोर्स हमारा वेरिएबल है। क्यों? बाकी जो भी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जो बदलने वाली चीज होती है वेरिएबल, तो ये फोर्स हमारा क्या है, फोर्स इज वेरिएबल, चेंजिंग फोर्स है, फोर्स हमारा बदल रहा है, फोर्स बदल रहा है, तो उसके लिए वर्कडन का फॉर्मूला हमारा होगा, वर्कडन होगा फोर्स आप होगा इंटीग्रेशन एफ dx। ठीक है, एफ की क्या लगेगा माइनस के एक्स, और dx हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इंटीग्रेशन का के हमारा यहाँ पे पहले से ही माइनस लगेगा, बताऊंगा क्यों लगेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, के बाहर आ गया, x का dx का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आंसर आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया। इतना वर्कडन। अगर आप देखो किसी चीज को खींच रहे हो, फोर्स पीछे लग रहा है, लेकिन वर्कडन तो पॉजिटिव हुआ ना। आप खींच रहे हो तो आप वर्कडन नेगेटिव थोड़ी कहलाओगे। अगर मैं किसी चीज को खींच रहा हूं, भले रिस्टोरिंग फोर्स पीछे लग रहा है, मेरे द्वारा वर्कडन तो पॉजिटिव है नहीं है, है ना। मैं बाहर खींचा और रिस्टोरिंग फोर्स अंदर को खींच रहा है, सही है, उसका वर्कडन नेगेटिव है, मेरा वर्कडन पॉजिटिव है। तो मैं जिस सिस्टम, किसी सिस्टम पे अगर मैं काम करूंगा, किसी सिस्टम पे मैं काम करूंगा तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी,
है ना। अगर मैं सिस्टम पे काम करूंगा तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव, जैसे देखो ये मेरा पेन है, मैंने इसको उठाया और ऊपर रख दिया, तो मैंने इसे वर्क किया तो इसमें एनर्जी आ गई, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इस एनर्जी की वजह से लौट के आ गया दोबारा से, है नहीं। तो पॉइंट क्या, अगर मैं सिस्टम पे काम करूंगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो उसकी एनर्जी के रूप में सेव हो जाएगी। तो हमने स्प्रिंग को बाहर खींचा, हमने वर्क किया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, कितनी एनर्जी आनी चाहिए, जो वर्क किया है उसकी एनर्जी उसके बराबर होनी चाहिए। तो जो हमने वर्क किया है, इतना वर्क किया है, ये एनर्जी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाएगी। जैसे ये पेन रखा था जमीन पे, मैंने उसको उठाया 10 जूल वर्क करके यहां रख दिया, ठीक है, तो इस पेन में 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ना कम ना ज्यादा, 10 जूल वर्क किया तो 10 जूल ही एनर्जी आएगी। तो अगर मैं सिस्टम पे वर्क करूंगा तो उसमें उतनी ही एनर्जी आई जितना हम वर्क करेंगे। तो हमने सिस्टम पे कितना वर्क किया है, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स खींचा है, तो इतनी सिस्टम में एनर्जी आएगी। तो एनर्जी पॉजिटिव आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव पहले से ही कर दिया। ये रिस्टोरिंग फोर्स हमारा, आफ्टर ऑल जो हम वर्क कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, हम वर्क कर रहे हैं पॉजिटिव, हम तो बाहर को ही खींच रहे हैं, बाहर को ही आ रहा है तो पॉजिटिव है। रिस्टोरिंग फोर्स का वर्डन निगेटिव है, क्यों, बाहर को जा रहा है और फोर्स लग रहा है अंदर को, तो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इधर को, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर को, तो अपोजिट है। देखो अगर मैं कोई चीज खींचता हूं इधर को ही खींचती है तो वर्डन है पॉजिटिव, मैं खींचता हूं इधर को अब जा रही है तब भी उधर को, वो वर्डन नेगेटिव है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का वर्डन हमेशा नेगेटिव होता है, क्यों, आप खींच रहे हो बाहर को, वो अंदर को फोर्स लग रहा है, जब अंदर को ले आते हो तो फिर बाहर को फोर्स लगता है, तो हमेशा उसका नेगेटिव होता है वर्डन। तो वो तो उसका तो नेगेटिव है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव। हमारा वर्डन जितना हम करेंगे उतना उसमें स्टोर हो जाएगा, वही वर्डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। जो अगर एनर्जी स्टोर होती है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी कभी स्टोर नहीं कर सकते, काइनेटिक एनर्जी को कभी स्टोर नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और जो पहले वाली एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो टोटल एनर्जी, या हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज द सम ऑफ बोथ द एनर्जी। तो सिस्टम में कितनी एनर्जी होगी, हमारी एनर्जी होगी, तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, हाँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी हमारी थी हाफ के ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ के एक्स स्क्वायर। ऊपर वाला टर्म खोलो ध्यान से, देखो हाफ के ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, फिर होगा हाफ के ए स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये टर्म हमारी कट गई। टोटल एनर्जी आ गई हाफ के ए स्क्वायर, और ये क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, ना तो स्प्रिंग का कांस्टेंट बदलने वाला है ना एम्पलीट्यूड बदलने वाला है। आपने एक बार खींच लिया, छोड़ोगे तो ए एम्पलीट्यूड रहने वाला है आइडियल कंडीशन में। तो ये जो टर्म है एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये हमारी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दोनों एनर्जी का सम क्या है, कांस्टेंट है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, पोटेंशियल बढ़ जाती है तो काइनेटिक कम हो जाती है, सही है, इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, बस हो चुका हमारा, बस इसको समराइज ही करना, खाली बोलना है मुझे बस। देखिए तो देखिए यहाँ पे इसको देखिए ध्यान से, अगर हम काइनेटिक की बात करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी थी, चेक करते एक बार दोबारा से, हाफ के ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एस। तो चेक करते हैं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स बराबर 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो देखो चेक करो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, ये इतनी आ गई, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी समय कितनी होगी, फॉर्मूले के साथ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो चेक करो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसमें, 0 गई, ठीक है। देखो सम अभी भी वही है। अगर हमने चेक करो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट एक्स बराबर क्या है, ए, यानी एक्सट्रीम पोजीशन की बात हो रही है, एक्स बराबर ए का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, बिल्कुल बाहर वाली बात, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी देखिए कितना आ चुकी है हमारी, हाफ के ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस 1 क्या 0 हो गया, तो ओवरऑल 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इस समय कितनी हो गई, हाफ
के स्क्वायर, फिर से वही बात आ गई, अभी भी इन दोनों का सम वही है। तो ये बात प्रूव हो गई, एक एनर्जी बढ़ती है तो दूसरी एनर्जी घट जाती है। चलिए इसका जो ग्राफ यानी ऐसा बनेगा, देखिए इसका ग्राफ है बनेगा हमारा, ये हमारी पोजीशन है, ये हमारी एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, ये मीन पोजीशन है, ये हमारी एक्सट्रीम है। तो बताओ ये पीला वाला ग्राफ किसका है? पीला पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक का, बताइए। पीले वाला ये ग्राफ है, एक्सट्रीम पे पीले ग्राफ वाले ग्राफ के हिसाब से क्या चीज है? हाँ, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारी नहीं पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे ये पीला ग्राफ पोटेंशियल मैक्सिमम है ना, पीले वाले मैक्सिमम है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक कितनी होती है? 0। काइनेटिक होती है 0। और मीन पॉइंट पे क्या होता है? पोटेंशियल होती है मिनिमम और काइनेटिक होती है मैक्सिमम। और फिर एक्सट्रीम पे फिर भी कहानी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, किनारे में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और बीच में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन दोनों का सम रहता है कांस्टेंट। जब ये मैक्सिमम होती है तो ये 0 होती है, ये मैक्सिमम होती है तो ये 0 होती है, ये मैक्सिमम होती है तो ये 0 होती है। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे सारे ग्राफ क्लियर हो गए। तो हमारे हमने इक्वेशन की फॉर्म में भी देख लिया, हमने इनके ग्राफ की फॉर्म में भी देख लिया।